तेज नतीजे और इस वक्त के अपडेट्स अगर मैं आपको बताऊं तो बीजेपी 17, कांग्रेस 6, गोवा फॉरवर्ड 1 और आरजी ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। आम आदमी पार्टी, जिनके संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस चुनाव में बढ़ चढ़कर उन्होंने प्रचार किया था, लेकिन वो 0 पर है। खाता तक अभी तक खुला नहीं है और लगातार नतीजे, जो रुझान थे, अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। और फिलहाल जो नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस के लिए इतनी भर राहत जरूरी है कि पिछले 2020 के जिला पंचायत चुनाव में जहां सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत हासिल की थी, अब तक वो नंबर बढ़कर 6 पहुंच गया। इतना भर कांग्रेस के लिए यहां है खुशियां मनाने के लिए। लेकिन क्या जिस दिशा में और जिस तरीके से चुनाव गया, जो नतीजे अभी आए हैं 2020 के नतीजों को ही ये जिला पंचायत के चुनाव के नतीजे दोहराए जाने हैं, क्योंकि 2020 में करीब 33 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी और 4 आई थी कांग्रेस के हिस्से में। अब देखना यह होगा जब परिणाम 50 की 50 सीटों पर आएंगे तो क्या बीजेपी 33 के पार जाती है या उससे नीचे ठहर जाती है। खैर, एक के बाद एक सीटों के नतीजे आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय टीवी पर। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो बताएं कि आज के जो जिला पंचायत चुनाव के नतीजे आ रहे हैं 50 सीटों पर, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही है। सटीक नतीजे बताने वाले दर्शक यानी लक्की विनर को राष्ट्रीय टीवी की तरफ से हम देंगे गिफ्ट हैम्पर। इसलिए आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कर बताइए बीजेपी कितनी सीट हासिल करेगी, कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, और फिर बात करें गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पार्टी और आरजी, ये कितनी कितनी सीटें जीत सकती है। और लगातार हमारे साथ अलग अलग मेहमान जो है वो जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्र टीवी पर बोरी से पूनम चंद्रकांत सामंत 4,524 वोटों से जीती हैं। सुकुर सीट से बीजेपी के अमित असनोडकर ने हासिल की जीत। बारसे सीट से बीजेपी की अंजलि वैलिप विजयी घोषित हुई है। रिवोना से बीजेपी की राजश्री राजेश गांवकर 13 वोटों से जीती है। रिवोना सीट पर जीएफएफ ने पुनर्गणना की मांग की है। नोवे से कांग्रेस के एंथनी ने जीत हासिल की है। तो आप देख रहे हैं लगातार राष्ट्रीय टीवी पर जेडपी इलेक्शन 2025 के नतीजों की महा कवरेज, और इस वक्त गोवा ये नतीजे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय टीवी पर देख रहा है। और आप कमेंट्स कर बताइए कौन सी सीट पर कौन आगे होगा। देखिए, जीत के जश्न की तस्वीरें अब लगातार अलग अलग सीटों से, ये काउंटिंग सेंटर के बाहर जो कार्यकर्ता समर्थक हैं, जीतने के बाद वो उत्साहित हैं, नारे लगा रहे हैं, खुशियां जो है वो साफ दिख रही है और उन खेमों में निराशा है जो हार चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट गुरदास सावल जी है। बहुत बहुत स्वागत है गुरदास जी आपका। नमस्कार। गुरदास जी को गोवा और गोवा की राजनीति की पूरी नब्ज पता है और आज गुरदास जी से समझेंगे जेडपी चुनाव गोवा के लिए कितना अहम है और इस चुनाव ने गोवा की राजनीति को, गोवा के लोगों को, गोवा की जो जमीनी हकीकत है उसको कितना बदला है, या वो बदलाव सच में दिखा भी है या सिर्फ कहने भर के लिए। गुरदास जी। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या लगता है जो जेडपी चुनाव है इन्होंने कितना, क्योंकि 5वां चुनाव है ये जेडपी का, इससे पहले 4 चुनाव अभी तक हुए हैं, कितना बदलाव इन चुनाव से गोवा की जमीन पर, गोवा के लोगों की जिंदगी पर आप देखते आए हैं अभी तक। हमारा जो जिला पंचायत निवडणूक होती है ना जी, वो जो हमारे आदमी चुन कर आते हैं जी, तो उनको गोवा के एडमिनिस्ट्रेशन, विकास और बजट में भी कुछ भी हिस्सा नहीं होता है। ओनली सिंबॉलिक पोस्ट। सो लोगों को जिला पंचायत चुनाव में ज़्यादा रस नहीं होता था। सिर्फ इस बार ही वो अपोजिशन पार्टी का वो तो ऐलान होने वाला था, इसके लिए बीजेपी ने थोड़ा सा ज़्यादा दम लगाया। और गोवा में होता है क्या कि बीजेपी जो पार्टी है वही कोई भी इलेक्शन आएगा, पंचायत इलेक्शन होगा, जिला पंचायत, असेंबली व पार्लियामेंट, लोकसभा, तो वो हर समय तैयार रहते हैं। उनके पास हर एक बूथ में उनका कोई पन्ना प्रमुख होता है, कोई बूथ प्रमुख होता है, और ये लोगों को पार्टी सरकार से सब जो को चाहिए वो सब मिलता है। इसके लिए बीजेपी गोवा में, मुझे मालूम है कि हर
ऑल ओवर इंडिया ऑल्सो में पूरे भारत में भी उनका ऐसा ही है। इसके लिए बीजेपी ने इस बार बहुत ज़्यादा थोड़ा जोर लगाया और थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तक उनको 17 सीट मिले हैं। हमें गोवा में 2 जो जिला पंचायत है, उत्तर गोवा दक्षिण गोवा, ये दोनों उत्तर गोवा में तो बीजेपी का मंडल सरकार आएगा और मंडल आएगा। दक्षिण में अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, मगर वो बाद में क्या होता है, इधर ये जिला पंचायत चुनाव में वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई भी अपक्ष आता है, निर्दलीय आता है, कोई भी पार्टी है, वो पार्टी अब बदल के जो रूलिंग पार्टी है उनको सपोर्ट कर देंगे, समझ को लगता है। इसके लिए ऐसा लगता है मेरे को कि कोई भी जीत कर आएगा तो फिर फाइनल में लास्ट में बीजेपी की दोनों जिला पंचायत होगी गोवा में। क्या लगता है सर, मतलब जिस तरह की स्थिति आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी ना केवल गोवा बल्कि पूरे देश भर में जिस तरह से अपने संगठन को खड़ा किया है और वो जो एक एक पन्ना करके जो किताब बनाई है बीजेपी ने, आज तक उसको डिकोड क्यों नहीं कर पाया विपक्ष। मतलब आपके सामने सारी चीजें आपस में ही लड़ते रहते हैं, कभी भी किसी बात को लेकर एक राय नहीं होती। कांग्रेस की बात कर दे तो केंद्र से लेकर मतलब राज्य स्तर पर और पंचायत स्तर पर संगठन नाम की चीज नहीं है। तो वो जो खामियां कमियां हैं, क्यों नहीं विपक्ष उससे कुछ सीखने को तैयार हो रहा है। मतलब सीधे सीधे आप पूरा मैदान बीजेपी को खेलने के लिए दे देते हैं, और जब आपने मैदान दे ही दिया है खेलने के लिए, फिर तो बीजेपी अपने हिसाब से बॉलिंग भी करेगी, बैटिंग भी करेगी और फील्डिंग भी जो है वो अपने हिसाब से ही सेट करेगी। तो ये जो चुनाव था जी, इस चुनाव में सब विरोधी पार्टी, अपोजिशन पार्टी जो है वो एक गठा बन के चुनाव को सामने लाया। ऐसा जो कुछ सुझाव था वो गोवा फॉरवर्ड के विजय सरदेसाई ने किया था। और कांग्रेस ने पहले तो उसको कुछ प्रोत्साहन नहीं दिया, कोई नहीं दिया, और बाद में लास्ट में जो जब 8 दिन बच गए थे तब उसने कुछ किया। मगर क्या हुआ कि जो लोकल पार्टी है रिवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी, इस पार्टी ने एक जगह के सांताक्रूज जो जगह है उसके वो अपने को चाहिए ऐसा उनका कहना था, और कांग्रेस बोलती थी वो हमारा सीट है। एक सीट पे के लिए उनका वो अलायंस हो नहीं पाया, और अगर होता ना तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो चुनाव का जो निकाल है कुछ अलग लगता रहता था। जाहिर सी बात है, देखिए वो हम स्कूल में ही पढ़ते थे कि एक तिनका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो सारे तिनकों को इकट्ठा कर दे फिर उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और विपक्ष ये नहीं समझ पा रहा है कि वो 2 4 5 सीटों के लालच के चक्कर में वो एकजुट नहीं हो रहे हैं, और एकजुट नहीं हो रहे हैं तो अलग अलग है, तो बीजेपी के लिए उनको तोड़ना बड़ा आसान है। लेकिन क्या सिर्फ एक सेंटा क्रूज की ही जो सीट थी वही इसकी जो गठबंधन टूटने की वजह थी, या फिर जो विजय सरदेसाई ने शुरुआत इसकी की, लेकिन उन्होंने एक कैंडिडेट, मैं अगर गलत नहीं हूं, कांग्रेस से एक कैंडिडेट को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया, एक नेता को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया, और उसका भी एक कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी आरजी को विरोध था कि जो लोग ऑलरेडी इधर से उधर दौड़ लगाते रहते हैं, अगर आप उनको अपनी पार्टियों में लेकर आएंगे तो जो गठबंधन का एक सूत्र बना था वो उसके एकदम खिलाफ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पेंगिन जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, उधर इजिडोर फर्नांडिस नाम के हमारे पुराने विधायक थे, एक्स MLA, उनको गोवा फॉरवर्ड ने अपने पार्टी में ले लिया, क्योंकि उनका जो गोवा फॉरवर्ड का जो सेक्रेटरी है प्रशांत नाइक, वो उधर से चुनाव लड़ने वाला था। पंगिन कानकोन तालुका में पंगिन जो मतदार संघ है उधर से। अगर इजिडोर फर्नांडिस को लिया, इजिडोर फर्नांडिस अभी तो कैंडिडेट नहीं था इधर, वो तो आगे की सोच कर उसने उसको लिया था, मगर इसका ज़्यादा गड़बड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आरजेडी पार्टी को अपना जो उनका अपना जो कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए उसने इजिडोर का सवाल पैदा करके पूछ के उनको गड़बड़ कर दी। अगर दूसरा बात ऐसा है कि आम आदमी पार्टी ने पहले से जाहिर किया था कि हम अकेले जाएंगे, दिल्ली
विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, मगर वो बोलते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस ने हमें मत नहीं दिया, वोटिंग नहीं किया, इसके लिए इधर भी हमें अकेला जाना है। अगर आपने आज का देखा ना, निकाल देखा तो देखो कि एक ही ऐसा मतदार संघ नहीं है कि जहाँ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को अभी तक जो निकल आया है 500 से ज़्यादा मत मिले हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं एक अपडेट दूंगा, कोलवा में आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, जो कि वेंजी की विधानसभा है, और ये अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि जहां बड़े लीडर्स हैं किसी भी पार्टी के, वहां वो पार्टी उम्मीद कर रही है कि उनके कैंडिडेट वहां पर जीतेंगे। कोलवा में आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, लेकिन दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, और तीसरे नंबर पर यहां पर कांग्रेस है। रेस मांगोस की बात करें तो करीब 2000 वोटों से यहां बीजेपी लीड कर रही है, आगे बनी हुई है, बढ़त अपनी बनाए हुए है। नावेली से कांग्रेस 1300 वोटों से आगे चल रही है। तो कुछ यहां पर आम आदमी पार्टी और नावेली के लिए थोड़ी थोड़ी उम्मीद और यहां पर बढ़ी है। अगर नावेली में, क्योंकि 1300 का नंबर ठीक ठाक नंबर है और ऐसे में उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ये रुझान है। लेकिन अब देखना होगा कि नतीजों में कितना बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन 1300 का नंबर एक अच्छा नंबर है जो लीड कर रही है कांग्रेस। कोलवा में आम आदमी पार्टी यहां पर भी बढ़त बनाए हुए है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जो 2 अंडे यानी कि 0 पर आम आदमी पार्टी है, शायद यहां पर फर्स्ट राउंड के बाद जो आम आदमी पार्टी ने लीड किया है, यहां पर वो बढ़त बना ले। एक मैं बात पूछूंगा सर यहां पर आपसे, 2 जो जिला पंचायत है, हरमल की बात कर लें और एक देवरली की बात कर लें, इन दोनों ही जिला पंचायतों ने बड़ा चौंकाया है। पहले हम हरमल की बात करते हैं। बीजेपी का जहां पर दबदबा है, यहां पर एक्स सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर है, कांग्रेस से आए दयानंद साप्टे जो कि बीजेपी में है, जीत आरोलकर जो कि एमजीपी से है, जो कि अलायंस है बीजेपी के और मुख्यमंत्री के काफी नजदीकी भी बताए जाते हैं। तो आप समझिए कि बीजेपी का एक तरह से एक गढ़ है। लेकिन हरमल में बीजेपी हारती है और एक इंडिपेंडेंट जीतता है। किस तरह से देखते हैं आप इसको सर? ये तो होना ही था, ऐसा मैं बोलूँगा। जिस तरह एमजीपी और बीजेपी का अलायंस हो गया है, वो जो हरमल का जो सीट है ना, वो बीजेपी का सीट ही था और भी आगे भी रहेगा। मगर जिस तरह अभी ये हो गया, क्या होगा कि एमजी तो को जो एमएलए है, विधायक है मानव कॉन्स्टिट्यूंसी अजीत, जीत आरोलकर सॉरी, तो उसने उनका कैंडिडेट है ना, वो मोर्जी कॉन्स्टिट्यूंसी मतदार संघ में है, तो उसने उधर ज़्यादा जोर दिया। और हरमल में क्या हो गया कि एक्स हमारा सीएम है लक्ष्मण पार्सेकर, वो तो न्यूट्रल रह गए। एमजी के लोगों को उसने सपोर्ट नहीं किया उधर, और बीजेपी के लोगों ने भी ज़्यादा जोर नहीं लगाया। और एक वो जो अभी जीती है ना कैंडिडेट पालियेकर, वो कोरगांव गांव की है। कोरगांव गांव में पूरा का पूरा पंचायत, पूरे के पूरे सारे लोग ने उसको सपोर्ट किया और इसके लिए उसकी जीत हो गई। मगर ये बीजेपी के लिए बहुत धोखादायक है कि आगे जब विधानसभा चुनाव आएगा तो इधर ये सीट तो एमजीपी को देना पड़ेगा। इसके लिए भी बीजेपी के कई लोगों ने, कई कार्यकर्ताओं ने मुझे ऐसा बोला है कि वो लोगों ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोटिंग नहीं किया है। तो ये तो होना ही था। जाहिर सी बात है, देखिए टकराव और फूट और ये जो गुटबाजी है, वो चाहे विपक्ष में हो या पक्ष में बैठी पार्टियों के भीतर हो, नुकसान तो हमेशा देती है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस जिला पंचायत में यही जो आपसी तनातनी थी, फिर एक्स सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर की बात कर ले, जीत की बात कर ले, तमाम एमजीपी और बीजेपी के बीच जो आपस में ठनी है। और इससे पहले भी इस सीट को लेकर काफी हो हल्ला हुआ था, जब इस बात की चर्चा हुई थी कि शायद जीत आरोलकर जो है वो एमजीपी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। तब भी इस बात की बड़ी चर्चा हुई थी और एमजीपी की तरफ से अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बीजेपी के अपने यहां पर बयान थे, लेकिन बाद में उन सारी चीजों को सेटल किया गया। दवर्ली की बात करते हैं सर, बीजेपी एमएलए वहां पर है उल्लास तुएकर, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। जो साख की लड़ाई है, क्योंकि जिला पंचायत में जो उम्मीदवार खड़े हुए थे वो तो खड़े ही थे जीत हार के लिए, लेकिन उनके पीछे जो नेता थे उनकी भी साख पे जो है वो बट्टा लगने वाली बात है। दवर्ली में भी बड़ा उलटफेर ये हुआ।
नहीं, नावेली कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, मतदार संघ जो है जी ये बीजेपी का नहीं है। जी विधानसभा चुनाव में क्या हो गया कि बीजेपी वर्सेस सब अपोजिशन और आम पार्टी, कांग्रेस, एवरीबडी, बीजेपी के विरुद्ध 7 एमएलए जो उम्मीदवार थे वो अलग अलग पार्टी के थे। ये सब लोगों में जो बीजेपी विरोधी जो वोट्स है, जो मत है, वो बांट गए और डिवीजन ऑफ वोट्स होके वो उल्लासनगर जो है बीजेपी के, वो उधर से चुनाव जीत गए थे। मगर वो स्थिति ऐसा है कि कल या अभी जिला पंचायत में दवर्ली और नावेली ये दोनों जो सीट थे ये दोनों बीजेपी के कभी भी हो नहीं सकते हैं। उस विधानसभा चुनाव में जो हुआ था वो डिवाइड हो गए थे, तो अभी नहीं हुआ वो। विरोधी जो कोई पक्ष कांग्रेस थी, अब वो ये गोवा फॉरवर्ड थी, दोनों ने मिलकर हाँ चुनाव दोनों मिल के चुनाव लड़ा था। इसके लिए वो तो डिवीजन था तो इस दफ़ा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए दोनों सीट है, नावेली और दवर्ली, ये दोनों सीट नावेली के कॉन्स्टिट्यूंसी के है विधानसभा, तो दोनों जगह है अभी कांग्रेस के कैंडिडेट जीत गए हैं। और तो होना ही है, मैंने जैसा बोला ये तो होना ही था, क्योंकि सालसे तालुका में जो है उधर जिला पंचायत के 9 मतदार संघ है, उसमें से 6 मतदार संघ में बीजेपी के पास कोई आदमी कैंडिडेट भी नहीं था, उसने कोई अपक्ष को, निर्दलीय को सपोर्ट किया था। ये जो सालसे तालुका है, यही तालुका ने गत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कैंडिडेट को जो विनिंग पावर था वो मतदान दिया था। अब अभी भी उधर बीजेपी का ये कैंडिडेट है जो आमदार है, वो मडगांव के दिग्गज कामत मंत्री बन गए हैं अभी। ये तो म्यूनसिपाल्टी है, उधर जिला पंचायत का कोई नहीं है। और गोवा फोर्ट के जो आमदार दूसरे है विजय सरदेसाई, उनका जो फारवर्डा कॉन्स्टिट्यूंसी है ये भी म्यूनसिपाल्टी का पार्ट है। तो जो बाकी जो हिस्सा था 9 जो ग्रामीण भाग था है, उधर बीजेपी, आम आदमी पार्टी छोड़ के बाकी जो पक्ष है उनका वो कोई ताल्लुक नहीं रखता है। इसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि उधर जो बानावली है वेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये 2 मतदार संघ में आम आदमी पार्टी के एमएलए है, विधायक है। तो ये दोनों जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, उधर जो जगह है जिला पंचायत की, ये 3-4 जगह जो है उधर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीत हासिल कर सकते हैं। मगर बाकी जो है उधर सब कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड इनके जीत जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। अपने दर्शकों को एक जरूरी अपडेट बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है और काफी नेताओं के बयान भी हम सुन रहे हैं कि जो गोवा का जिला पंचायत चुनाव है उसके चुनाव जो है वो ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ईवीएम से हुए थे। सभी को ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिला पंचायत के जो चुनाव है वो पहले भी बैलेट पेपर से ही होते आए हैं और इस बार भी बैलेट पेपर से ही हो रहे हैं। ये 5वां जिला पंचायत का चुनाव है जो कि बैलेट पेपर से हो रहा है। इससे पहले जो 4 चुनाव हुए थे वो भी बैलेट पेपर से ही हुए थे। इस पर भी एक बार बात कर लेते हैं गुरदास सावल जी से। सर, बहुत सारे लोगों को इस बात का कंफ्यूजन है और इस बात को लेकर बीजेपी की तरफ से भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि देखिए भैया, विपक्ष जो है लगातार कह रहा था कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से वोटिंग करा लीजिए। अभी हम बीजेपी के नेता को भी सुन रहे थे कि देखिए अब तो हमने जो है बैलेट से करा दिया गोवा में। तो एक बार ये भी जरूर बताइए, क्योंकि सभी को लग रहा है कि नहीं देखिए ये तो बीजेपी ने कराया है, बैलेट से करा दिया। विपक्ष जो कहता था वोट चोरी वाली कहानी, उसको अब सही साबित करने के लिए। गोवा में तो जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और पालिका जो चुनाव होता है, ये चुनाव गोवा राज्य चुनाव आयोग करता है। गोवा एक स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिपेंडेंट सेपरेट है, मगर वो गोवा का है। अभी तक जो 5 चुनाव हो गए, सारे जो इवन पंचायत चुनाव होते हैं या पालिका चुनाव होते हैं, इस चुनाव में जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है, ये जो मालमत्ता, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। जी बिल्कुल। उनसे उनको मशीन लेना पड़ेगा
और उसका जवाबदेही देना पड़ेगा। ये नहीं होता है। इसके लिए अभी तक जो पंचायत, जिला पंचायत और पालिका के जो गोवा में जो चुनाव हुए हैं, ये सब चुनाव ये बैलेट पेपर से हुए हैं। इसमें अलग कोई बात नहीं है। ऐसा अभी मैं अभिप्राय है कि चुनाव बैलेट पेपर ले लेने के लिए क्यों लेने के वास्ते कोई खास कारण नहीं है। ये तो हमारा पुराना ही तरीका है, इसके लिए वो हो गया है। यानी कि बीजेपी को असल में भी शायद पूरी जानकारी नहीं होगी, अगर मैं गलत नहीं हूं, वरना बीजेपी गोवा का एग्जाम्पल जरूर देती विपक्ष को कि देखिए हम वहां गोवा के जिला पंचायत या जो दूसरे चुनाव विधानसभा लोकसभा के अलावा वो बैलेट पेपर भी पर ही करा रहे हैं। और 2020 में भी जेडपी में करीब 33 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो कम से कम इस एग्जाम्पल को बता ही सकते हैं। ये नेताओं के लिए और हमारे दर्शकों के लिए ये खास जानकारी थी, क्योंकि बहुत से लोगों को इसी बात को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन है। चलिए, जो अरम्बोल से बीजेपी उम्मीदवार जीती हैं राधिका उदय पालकर, उनकी बाइट सुनाते हैं। जीत के बाद उन्होंने आखिरकार क्या कुछ कहा। इसका श्रेय मैं सारे मेरे कार्यकर्ताओं को और जो वोटर्स भाई बहन है उनको, और खास करके हमारे पार्सेकर लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर जी को, उनके भी हमें धन्यवाद करती हूँ। मुकाबला कैसा रहा ये सब प्रत्याशी के बीच में? क्या कठिनाई आई, क्या चैलेंजेस रहे आपके पास? कठिनाई बहुत सी आई, क्योंकि बाकी जो कैंडिडेट थे उनके साथ बहुत दिग्गज थे, सब उनके साथ मीटिंग्स करते थे, और हमारे साथ तो सिर्फ हमारे ये वोटर्स और मेरे कार्यकर्ता ही थे। क्या रहा आपका कैंपेनिंग स्टाइल, क्या रहेगी? आपकी जीत पक्की हो गई? जीत वो जो मेरे कार्यकर्ता है वो सब कट्टर थे, किसी के भी दबाव में नहीं आए, इसलिए हमारी जीत आज पक्की हुई। तो ये आप सुन रहे थे राधिका उदय को, और लगातार राष्ट्र टीवी पर आप देख रहे हैं जेडपी इलेक्शन 2025 के जो चुनाव है उसमें कुंद्रा मांजरेकर को 2433 वोट मिले हैं, वो आगे चल रहे हैं और अन्य उम्मीदवार फिलहाल पीछे है। तो लेटेस्ट अपडेट आप लगातार राष्ट्र टीवी पर देख रहे हैं। माय में पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार कुंद्रा मांजरेकर बढ़त बनाए हुए, कुंद्रा मांजरेकर को 2433 वोट मिले हैं माय सीट पर, और बाकी तमाम उम्मीदवार उनसे पीछे चल रहे हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट आप राष्ट्र टीवी पर देख रहे हैं। माय में पहले राउंड की गिनती पूरी हुई है, जहां बीजेपी के उम्मीदवार लगातार आगे चल रहे हैं, वो बढ़त बनाए हुए हैं बाकी दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों से। कुंद्रा मांजरेकर को अभी तक 2433 वोट मिल चुके हैं। तो बीजेपी के लिए लगातार अलग अलग सीटों से खुशखबरी मिल रही है। बोरी जेडपी सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बोरी सीट पर बीजेपी की पूनम सामंत को 4524 वोट मिले। बोरी में बीजेपी का मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला। बोरी से पूनम ने जो है वो जीत हासिल की है, बीजेपी की उम्मीदवार। तो एक एक कर अभी तक 17 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के खाते में 6, गोवा फॉरवर्ड 1, आरजेपी 1 और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला। एक उम्मीद है कि शायद कोलवा से आम आदमी पार्टी का खाता खुल जाए। आप लेटेस्ट अपडेट देख रहे हैं राष्ट्र टीवी पर। बोरी जेडपी सीट पर बीजेपी की जीत, बीजेपी उम्मीदवार पूनम सावंत ने यहां जीत दर्ज की है। लगातार न केवल गोवा बल्कि देश के दूसरे इलाकों से भी जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, गोवा के जेडपी चुनाव को लेकर उनके बयान सामने आ रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको राष्ट्रीय टीवी पर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि बात होती है। और गोवा के जेडपी चुनाव के सटीक और सबसे तेज नतीजे आप देख रहे हैं। राजस्थान के यूडीएच मिनिस्टर जावर सिंह खर्रा का रिएक्शन आया है गोवा के जेडपी इलेक्शन को लेकर। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा गोवा के जेडपी चुनाव को लेकर। गोवा में इस समय पंचायत चुनाव की मतगणना चल रही है। जिला पंचायत की 50 सीटों पे प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं। किस तरह से देखते हैं बीजेपी अभी कुछ सीटों पे आगे चल रही है? देखिए, गोवा में भारतीय जनता पार्टी
कि सरकार मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का अच्छा काम कर रही है, उसे देखते हुए गोवा के पंचायत राज के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद है और उसका सुखद परिणाम आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक रूप से पड़ेगा। मनोहर पर्रिकर भी मुख्यमंत्री रहे हैं गोवा के, अभी प्रमोद सावंत है। 2027 में अब चुनाव है, तो क्या इन जिला पंचायत के चुनाव को वहाँ पे इफेक्ट आएगा? देखिए, निश्चित रूप से कुछ असर हमारे पंचायत राज और निकायों के चुनावों का आने वाले चुनावों पर पड़ता है। स्वर्गीय तो आप सुन रहे थे झावर सिंह को, जो कि राजस्थान में मंत्री है। उन्होंने भी उम्मीद पूरी जताई है कि बीजेपी गोवा के जेडपी चुनाव में भारी सीटों के साथ जीतेगी और 2020 का जो 33 का आंकड़ा उसको भी पार करेगी। और एक एक करके ना केवल राजस्थान, दिल्ली, तमाम जो दूसरे राज्य हैं वहां से अलग अलग नेताओं के, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी, तमाम नेता, सांसद, पूर्व सांसद और मंत्रियों के बयान गोवा जेडपी चुनाव को लेकर आ रहे हैं। आप समझिए कि गोवा के जिला पंचायत चुनाव अब कितने अहम हो गए हैं, ना केवल गोवा के लिए जिसकी चर्चा इससे पहले गोवा से बाहर होती ही नहीं थी, लेकिन अब यह चर्चाएं होनी शुरू हुई है क्योंकि राष्ट्रीय टीवी गोवा के मुद्दे और गोवा की बात को पूरे देश के साथ कनेक्ट कर रहा है, देश के साथ जोड़ रहा है। और यही वजह है कि तमाम नेताओं के रिएक्शन अब गोवा के चुनाव, जिला पंचायत चुनाव पर आपको देखने को मिल रहे हैं। सर, अभी हमने जो इंडिपेंडेंट जो राधिका उदय थी अरम्बोल से, उनका बयान हमने सुना। जो हम चर्चा इससे पहले कर रहे थे कि हरमल में दबदबा जो है वो बीजेपी का रहा क्योंकि लक्ष्मीकांत पार्सेकर सीएम रहे एक्स, इसके अलावा जीत आरोलकर वहां पर है, दयानंद सोपटे वहां पर है, लेकिन उन्होंने जीतने के बाद धन्यवाद किसको दिया? वो एक्स सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर को दिया। तो क्या माना जाए, क्या पीछे से जो थपथपी थी या जो सपोर्ट थी वो लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने निर्दलीय उम्मीदवार के लिए की, ना कि बीजेपी के उम्मीदवार के लिए? और क्या यही वजह बनी कि बीजेपी यहां हारी और निर्दलीय जीता? यानी अपने ही घर में कोई बैठा हुआ था जिसने ये कुछ गड़बड़ कर दी। ऐसा लगता है जी कि निर्दलीय उम्मीदवार राधिका पालियकर जब आपको बाई दी है जी, उसमें हमारे जो माजी एक्स चीफ मिनिस्टर लक्ष्मी पार्सेकर उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। मेरे को ये सुनकर हंसी आ गई क्योंकि पार्सेकर साहब ने तो बोला था कि आई एम न्यूट्रल, मैंने किसी को सपोर्ट नहीं किया। यानी वो कहाँ प्रचार के लिए किसी के गए नहीं वो। तो बीजेपी अभी क्या हो गया है कि जब 2017 में उनका विधानसभा चुनाव में पराभव हो गया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने, जब पर्रिकर सीएम थे, तो उधर के जो अपोजिशन के आमदार थे, विधायक थे, सोपटे, दयानंद सोपटे, उन्हें बीजेपी पार्टी में बुला के ले गए हो। और ये उसने अपने पद का राजीनामा दिया था और फिर से इलेक्शन हो गया उधर पार्सेकर का बहुत बुरा लगा था। मुझे लगा कि अभी हमारा वो पॉलिटिकल करियर जो है वो समाप्त हो गया, ऐसा लगा। इसके लिए वो फिर उसने अभी वो जो कोर्ट में जब बाई इलेक्शन था तभी पार्सेकर ने कुछ गड़बड़ नहीं की, मगर जो 2022 में जो विधायक चुनाव हो गया वो समय उसको टिकट देने के बदले नहीं दिया। इसके लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट होके इलेक्शन में खड़े हो गए थे। तो जैसा अपेक्षित था वैसे हो गया। उधर एमजीपी का तो जीत आरोप है, वो जीत गए और पार्सेकर की अभी, और दूसरा बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट था वो भी हार गया। तो अभी उसके अभी 4 वर्ष हो गया है। पहले वो तो पार्टी के अध्यक्ष थे तानावड़े, उनके पास पार्सेकर का बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, मगर जब बाबू नाइक अध्यक्ष बन गए तो पार्सेकर को जाके मिले, उनको बातचीत की। ऐसा लगता था कि पार्सेकर अभी फिर वापस आएंगे पार्टी में। अभी तक तो वो नहीं हुआ है। अभी तो हमने सुना और
पालेकर नवनिर्वाचित जिला पंचायत मेंबर, उसने पालेकर ने जो कुछ काम नहीं किया है किसी पार्टी के लिए, तो वो उनका आभार क्यों मानेंगे? जिस तरह उसने बोला कि आई एम थैंकफुल टू हिम, ये सुन के मेरे ऐसा लगता है कि पालेकर ने छुपे छुपे से पर्दे के पीछे रह के उनको मदद की होगी। और इसके लिए ये जो हरमल के उम्मीदवार हैं जो हारे हैं बीजेपी के, वो एक फिल्मी डायलॉग है ना सर, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। और यहाँ पर जो है जो उन्होंने थैंक्स किया है निर्दलीय उम्मीदवार ने लक्ष्मीकांत पासेकर को, तो कहीं ना कहीं वही हो गया कि अपनों ने ही कुछ दगा ऐसा दिया कि जहां जीत हो सकती थी वहां हार का मुंह देखना पड़ा। सर, जेडपी चुनाव जो है उसकी अगर हिस्ट्री, उसकी डेप्थ में जाएं, थोड़ा सा इसको समझे। इससे पहले भी जो मैंने जिक्र किया, क्योंकि बहुत थिन लाइन है पंचायत विधानसभा चुनाव के बीच में जेडपी की। क्या गोवा की राजनीति, गोवा के लोगों के लिए जो जेडपी है, जिला पंचायत के जो मेंबर बनकर आते हैं, क्या वो उतना काम कर पाते हैं? जो एक आपने बात कही थी फंड्स की, जहां तक मुझे आइडिया है कि 50 लाख रुपए सालाना फंड्स मिलता है। क्या इतने से फंड्स है? क्योंकि एक विधानसभा के बराबर ही मानिए आप एक जिला पंचायत को, बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, क्योंकि 40 विधानसभा है, 50 आपके जेडपी है, तो बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। तो ऐसे में सिर्फ 50 लाख रुपए साल भर में अगर उनको फंड मिलता है, क्या ही सुधार कर देंगे, क्या ही बदलाव कर देंगे, और क्या ही जनता उम्मीद कर ले? तो सीधे सीधे ये माने कि ये तो चुनाव सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव की एक तरह से एक्सरसाइज बन के रह गया। गोवा जैसे छोटे छोटे राज्य है ना जी, उधर जिला पंचायत को कोई जगह नहीं है। जब ये क्वेश्चन 73rd अमेंडमेंट हो गया, तब मणिपुर, जो नॉर्थ ईशान्य भारत में जो छोटे छोटे राज्य है ना, वो राज्यों में जिला पंचायत नहीं है। उधर पंचायत है और असेंबली है, कोई पालिका भी होगी। मगर गोवा में भी, गोवा विधानसभा तब एक रेजोल्यूशन पास किया था कि गोवा उससे अलग किया जाए, गोवा में जिला पंचायत की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो तब का मिनिस्टर था हमारा, वो उसको भेज दिया था पार्लियामेंट में, केंद्र सरकार के, तो कांग्रेस का गवर्नमेंट था अभी तभी, तो उसको भेज दिया था, मगर उसने अपना काम बराबर नहीं किया और कॉन्स्टिट्यूशन में गोवा का नाम रह गया। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इसके लिए वो गोवा में ये चुनाव होता है, मगर जिला पंचायत मेंबर को कोई भी कुछ भी अधिकार नहीं है। मुझे जो पंचायत मेंबर को जितना पावर है, जितना मान सम्मान है, उसमें से कोई होता है कि जिला पंचायत मेंबर इतना ही रहता है। और उनके दे डोंट हैव एनी इनकम, उनके जिला पंचायत को कोई भी टैक्स नहीं भरने का पड़ता है, कोई भी लाइसेंस उनके पास कोई लाइसेंस के नहीं जाता है, तो वो क्यों लोग उनको मान सम्मान करेंगे? ओनली मुझे ऐसा लगता है कि जिला पंचायत एक कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है, इसके लिए किया जाता है। हम समझते हैं कि इज ए स्टेपिंग स्टोन फॉर MLA-शिप, ऐसा हुआ भी है कि माइकल लोबो, रेजिनाल्ड और कोई भी ऐसे 5-6 MLA है जो पहले जिला पंचायत मेंबर बने थे और बाद में उनको MLA की टिकट मिली या तो वो हो गया। ऐसे इसके लिए इस्तेमाल होता है एज ए स्टेपिंग स्टोन। मगर अभी CM ने बोला है कि जो RDA है ना, रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, उनका जो कोई काम है, ये जो डिपार्टमेंट का जो काम है ग्रामीण विकास का, ये सब का जो कर्तव्य है वो जिला पंचायत को दे देंगे, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसके लिए अभी जो आने वाले हैं, आज जीतने वाले हैं, उन्हें तो सिर्फ ये मीटिंग लेने का और मीटिंग लेने के बाद काम नहीं करने का। 50 लाख में क्या होता है? एक छोटा छोटा रास्ता बनाना है गाँव में, तो भी 50 लाख नहीं पड़ते, वो पूरा। और पंचायत में तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। पंचायत में लाइसेंस होता है, बाकी सब काम होता है, रिपेयरिंग ऑफ रोड्स, रिपेयरिंग ऑफ इसके लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी इफ़ पॉसिबल तो ये जिला पंचायत जो है ना, वो हटाना चाहिए।
बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, क्योंकि आप जीत गए, जीतने के बाद आप मीटिंग लेते हैं, लेकिन मीटिंग में क्या करते हैं आप? चाय समोसा खा के आप चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास काम करने के लिए ना तो वो ताकत है और ना ही आपके पास फंड्स हैं। और 50 लाख रुपए के फंड से हो ही क्या जाएगा? आप 4 सीसीटीवी लगा लीजिए या किसी धार्मिक स्थल या स्कूल की लिपाई पुताई करा दीजिए, इससे ज्यादा आप कुछ कर सकते नहीं है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फिर जरूरत ही क्या, क्यों अननेसेसरी का एक बर्डन जो है लोगों के ऊपर, क्योंकि देखिए ये जो पैसा है आम जनता के टैक्स का पैसा है और वो पैसा खर्च होता है चुनाव में, तो क्यों उस पैसे को भी बर्बाद करना है सिर्फ क्योंकि एक विधान बना हुआ है? तो बदलाव की गुंजाइश जहां है वहां करनी चाहिए। लेकिन एक बात आपने ठीक कही कि ये एक तरह का वार्म अप है उन लोगों के लिए जो विधानसभा चुनाव की तरफ जो देख रहे हैं कि जब एक पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए जाता है तो पहले थोड़ी सी डंबल वंबल लेके एक्सरसाइज कर लेता है, थोड़ा सा पसीना वहां बहाता है और उसके बाद वो दावा ठोकता है कि देखिए मैं अब तैयार हूं। तो बस उतने भर के लिए तो माना जा सकता है कि जिला पंचायत चुनाव जो है आगे के लिए, जैसे आपने भी कहा कि बहुत सारे माइकल लोबो या बहुत सारे ऐसे नेता या विधायक रहे हैं जो पहले जिला पंचायत मेंबर चुने गए और फिर उसके बाद उन्होंने दावेदारी ठोकी विधानसभा चुनाव के लिए। खैर ये एक अलग विषय है जिस पर डिटेल में बात की जानी चाहिए और वो भी करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय टीवी पर हम आपको लगातार दे रहे हैं जिला पंचायत चुनाव के सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे। और अभी तक 17 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, कांग्रेस 6 पर है, गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 1, आरजेपी को 1 और आम आदमी पार्टी जो झाड़ू लेकर इन चुनावों में थी फिलहाल वो सफाया नहीं कर पाई है, वो खुद ही साफ होने की तरफ है, 0 पर है। कोलवा से जरूर उम्मीद है आम आदमी पार्टी को कि वहां पर वो जीत हासिल कर ले। सर, आम आदमी पार्टी और आरजेपी इन दोनों पार्टियों को थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि आरजी जो बनी वो आम आदमी पार्टी से ही ये लोग बाहर निकले और फिर आरजी बनी। किस तरह से देखते हैं आप खासतौर से आरजी को? आरजी जो आइडियोलॉजी लेकर चली, जिस तरह से जो बाहरी और गोवंश की बात उन्होंने की, क्या वो उतना इंपैक्ट जिस तरह से 2022 के चुनाव में दिखा वो आगे भी दिख रहा है? क्योंकि अभी भी आरजी की बात करें तो सेंटा क्रूज जो एक सीट है जहां से वीरेश बोरकर जो विधायक भी है, वहीं से वो एक सीट निकालने में कामयाब हुए, बाकी जगह से कोई सीट निकली नहीं है, जैसा कि विधानसभा चुनाव में भी हुआ था। तो क्या आरजी को भी कुछ अपनी रणनीति पर को बदलने, उस पर काम करने की जरूरत है? और अगर आरजी भी कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड के साथ आती, जैसा आप कह रहे थे कि शायद नतीजे बिल्कुल उलट हो सकते थे, आरजी को कैसे देखते हैं सर इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में? नहीं, आरजी तो पार्टी है ना, ये रिवोल्यूशनरी गोवंश पार्टी है जी। उन लोगों को गोवा में क्रांति करने का है जी। जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना जब बाला साहेब ठाकरे थे उन्हें जो स्टार्ट किया, शुरुआत की, तो उसने जो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन जो लोग थे उनके खिलाफ आंदोलन किया था, उनको मारपीट की थी, उनको भगाया था। वैसा ही आरजी पार्टी गोवा में कर रही है। जो फूल बिकने वाले लोग, भाजी बिकने वाले लोग गोवा में आते हैं बेलगांव से और तो दूसरे तालुके से, तो उनको गोवा में धंधा करने के लिए वो प्रतिबंध करते हैं। वो बोलते हैं कि गोवा इज फॉर गोवंस है। आने ऐसा हो गया है अभी कि जो लोग गोवा के नहीं है, उनका गोवा क्या है, जो लोग गोवा में मुक्ति के पहले थे उन लोगों को ही इधर काम करने का, धंधा करने का, नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसा उनका एक ये ठीक है। और इसके लिए जो बिगर नॉन गोवंस है, जो लोग गोवा मुक्त होने के बाद गोवा में आया है, ये लोगों की जो वोटिंग है, मत है, वो गोवा में क्रांति करने वाले आरजी पार्टी को नहीं मिल सकते। तो जब 2022 में पार्टी फॉर्म हुई, निर्माण हुई, तो तभी क्या हो गया कि ये जो शांत आंध्र कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतदार संघ है, उधर बहुत कुछ गड़बड़ हो गई है। उधर के बहुत सारे लोग, शांत आंध्र आक्षी के लोग, वो विदेश में अभी स्थायी हुए हैं। मतलब आई थिंक अबाउट 30,000 से ज़्यादा लोग यही एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो यूके में गया है पोर्चुगीज पासपोर्ट लेके, सिटीजनशिप लेके। तो सब लोगों ने आरजी पार्टी को सपोर्ट किया, उधर से फाइनेंशियल सपोर्ट किया। और उनके जो लोग गोवा में रहते हैं उनको भी बोला कि नहीं, इनका जो धोरण है गोवा इज़ फॉर गोवंस,
अच्छा इसके लिए उसने उधर से उनका वीरेंद्र जो वीरेश बोरकर जो है ना वो जीत गया। बाकी मनोज जो परब है उसको भी अच्छी मत मिल रही थी, मगर उनका जो धोरण है नो प्लेस फॉर नॉन गोवंस, उनके अलग से उनको हटाना चाहिए, उनको भगाना चाहिए। ये जो धोरण है, अभी क्या हुआ कि गोवा में ऑलमोस्ट मुझे 50% पीपल आर देयर, दे हैव कम टू गोवा आफ्टर लिबरेशन, मुक्ति के बाद आया है। ये जो लोग मतदार है उनको भी मतदान अधिकार है, ये लोग आरजेडी पार्टी को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके लिए आरजेडी पार्टी ने अभी एक ही सीट मिला कि एक्चुअली उनको तो मिला है ना, वो सांद्र उसका नाम है, मगर उसमें 3 पंचायत जो है वो आंध्र पंचायत से है। इसके लिए वो थोड़ा सा नाम की बात गड़बड़ हो गई थी, मगर ये जो एक सीट छोड़ा तो और उन्हें कुछ मिलने का चिन्ह नहीं दिखता है मेरे को। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए ये ना एक बड़ा गंभीर मुद्दा है जिस पर नेताओं को या तमाम लोगों को एक मंच पे आके डिस्कस करने की या बात करने की जरूरत है। चलिए इसको आगे चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, पहले अपने दर्शकों को वो बता देते हैं। गोवा चुनाव से लेकर नवेली सीट पर कांग्रेस की बड़ी जीत जो है वो दर्ज हुई है। नवेली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मलीफा कार्डोज ने जीत हासिल की है। अभी आप देख रहे हैं नवेली सीट का अपडेट, यहां पर कांग्रेस ने दमदार तरीके से जीत हासिल की है। तो कांग्रेस ने भी पिछले जो नतीजे थे जेडपी के 4 सीट से उससे आगे जो है वो बढ़ी है। मलीफा कार्डोज विजयी रही हैं कांग्रेस की उम्मीदवार नवेली सीट से। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस पहले से कुछ बेहतर तो नतीजे दिखा रही है, प्रदर्शन पहले से बेहतर हुआ, लेकिन फिर भी जो नतीजे चाहिए थे, अभी भी क्लीन स्वीप की तरफ बीजेपी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से 17 सीटों पर बीजेपी ने अभी तक जीत हासिल कर ली है, लेकिन अब देखना यह होगा जब तक पूरी तरह से नतीजे तस्वीर साफ नहीं हो जाती, क्या बीजेपी पिछली बार के 33 सीटों से ऊपर जाती है, नीचे ठहरती है, वो देखना होगा। और वो कहीं ना कहीं अब जो नजर आ रहा है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर बढ़त या जीत हासिल करती है उससे तय होगा। क्योंकि अभी तक बाकी बात करें, आम आदमी पार्टी बात कर ले, गोवा फॉरवर्ड बात कर ले और आरजेपी की बात कर ले, गोवा फॉरवर्ड और आरजेपी एक एक सीट पर सिमट गई है। वहीं आम आदमी पार्टी का अभी खाता खुला नहीं है, कोलवा से जरूर उनके उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए, और अभी नवेली सीट पर कांग्रेस की बड़ी जीत दर्ज की है। मलीफा कार्डोज वो विजयी रही है यहां पर। तो आप राष्ट्रीय टीवी पर लगातार देख रहे हैं जिला पंचायत गोवा 2025 के चुनावी नतीजे, सबसे तेज सबसे सटीक। और आप कमेंट्स करके बताइए कि इस बार के चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीटों से जीत दर्ज करने वाली है। जिसका सटीक अनुमान होगा उसे राष्ट्रीय टीवी की तरफ से उस लकी विनर को एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत कमेंट कर बताइए कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजी और गोवा फॉरवर्ड या अन्य के खाते में कितनी कितनी सीटें आने वाली है। सर, हम जो बात कर रहे थे बाहरी और भीतरी, ना केवल गोवा में, महाराष्ट्र की हमने बात की, साउथ में कर्नाटका है या दूसरी कई और स्टेट्स हैं, वहां हम अक्सर देखते हैं कि वहां लोकल भाषा हिंदी और उसके साथ जो एक मतभेद है वो हमेशा नजर आता है। लेकिन क्या यह मुद्दा बनना चाहिए? मैं गोवा की ही बात करता हूं। बिल्कुल, देखिए, नेताओं को चाहिए कि सबसे पहले जो उस स्टेट का बाशिंदा है, जो स्टेट का रेजिडेंट है, उसको महत्व मिलना चाहिए। फिर चाहे नौकरियां हो, रोजगार हो, पढ़ाई लिखाई हो, तमाम चीजों में उसका हक पहला है और वो बनता भी है और उसकी लड़ाई भी जरूरी है। लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस तरफ जाकर सोचती है कि उन्हें अच्छी स्किल दी जाए, अच्छी एजुकेशन दिए जाए, उन्हें व्यापार और नौकरियों के अच्छे अवसर मुहैया कराए जाए? क्या इस पे कभी सोचते हैं? सिर्फ एक नारा दे देते हैं कि भाइयों देखिए, बाहर के लोग आके आपकी जमीन, बाहर के लोग आके आपकी नौकरी, बाहर के लोग आके आपका रोजगार छीन रहे हैं। लेकिन क्या इन तमाम जंगों पर अपने लोकल लोगों को वो मजबूत करने की कोशिश करते हैं? सिर्फ बयानबाजी में आपस में टकराव और लड़ाने की कोशिश जो है वो ज्यादा दिखती है। गुरदास जी। नहीं, अगर आपने देखा ना जी, जब गोवा फ्रीडम में मुक्त हो गया जी, कि गोवा की लोक संख्या 5 लाख के करीब थी। जी, अभी हम 17 लाख पर वो जो है जी, 12 लाख, ये गत 60 साल में 12 लाख से ज़्यादा लोग
लोकसंख्या गोवा की बढ़त गई है। तो उसमें जो पहले के लोग थे, मतलब मुक्ति के पूर्व लोग थे, उनके जो वंशज है तो कोई 7 से 8 लाख रहेंगे। ऊपर के 7-8 लोग हैं वो सब लोग गोवा में आए हैं, वो बाहर के हैं। ये लोग उनको हमने बुलाया था जी। जब गोवा मुक्त हो गया, गोवा में जब विकास शुरू हो गया तो हमारे पास इंजीनियर नहीं थे, शिक्षक नहीं थे। गोवा में शिक्षक जो आए ना, टीचर्स आए, वो केरला से आए। इंजीनियर PWD म्हणजे सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, वो मैकेनिकल इंजीनियर्स, वो कर्नाटक से आए। और बाकी थोड़े टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स महाराष्ट्र से आए। ये सब लोगों को हमने बुलाया गोवा में, आओ इधर हमें मदद करने के लिए। और जब हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो गया, रास्ते बनाने हो गए, ब्रिज बनाने का काम था, तब हमारे पास जो लेबर चाहिए वो लेबर नहीं थे। इतना ही नहीं है, हमारा जो साफ़ सफाई करने का है गोवा में जो सब म्यूनसिपाल्टी है, 11-12 म्यूनसिपाल्टी, सब म्यूनसिपाल्टी में साफ़ सफाई का काम करने वाले जो कर्मचारी है, कोई भी मूल निवासी नहीं है। सब लोग कर्नाटक से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से भी आए हैं। तो ये लोगों को हमने बुलाया गोवा में, और उनका भी फर्स्ट सेकंड जनरेशन वो गोवा में काम कर रहा है। तो हम उनको अभी कैसे बाहर के लोग को लेंगे, वो तो गोवन हो गए। और अभी हमारे जो नया सरकार में प्रमोद सावंत है मुख्यमंत्री जी, उसने कोंकणी जो भाषा है उसका सख्त किया है। कोई भी जॉब हो, कोई भी नौकरी हो गवर्नमेंट की, यू मस्ट नो कोंकणी। और अभी तक क्या होता था कि कोंकणी आते ही मेरे को बोला, कोई सर्टिफिकेट आया तो चलता था। अभी मुख्यमंत्री ने ऐसा नियम किया है कि कोंकणी लिखने को भी आना चाहिए। तो और क्या चाहिए हमें? अगर गोवा के लोग हैं, गोवा में कोंकणी पढ़ते हैं, सीखते हैं और गोवा के लिए काम करते हैं, तो हम उनको बाहर के लोग नहीं बोल सकते ना। इसके लिए ये जो आरजेडी पार्टी का जो मूलभूत धोरण है, गोवा फॉर गोवंस, वो गोवा में नहीं काम कर सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं इस पे वापस आएंगे क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इसको डिटेल में इस पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अपने दर्शकों को अभी की कुछ बड़ी अपडेट्स, बड़ी खबरें मैं आपको बता दूं। कोलवा से आम आदमी पार्टी 73 वोटों से जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है क्योंकि यहां पर एक बार फिर से बीजेपी ने रिकाउंटिंग की मांग की है। जैसे कि पहले 2 सीट पर बीजेपी ने मांग की थी जहां वो हारी थी, और कोलवा से भी आम आदमी पार्टी जीत गई है 73 वोटों से। जो अपडेट, जो जानकारी वहां से आ रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक यानी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इसके अलावा मौर्जी से बात करें तो बीजेपी के कैंडिडेट 3486 वोटों से लीड कर रहे हैं। 6083 वोट अभी तक उनको मिल चुके हैं। 50% से ज्यादा से वो लीड कर रहे हैं, यानी कि यहां माना जा सकता है कि इस सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर लेगी। बस औपचारिक घोषणा की का इंतजार है। आलदोना से कांग्रेस लीड कर रही है। तो 3 अलग अलग सीटों पर कोलवा में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि 73 वोटों से आम आदमी पार्टी जीत गई है। वेंजी इस इलाके में विधायक है और माना जा रहा था कि यहां से एक सीट आम आदमी पार्टी निकाल सकती है, लेकिन बीजेपी ने रिकाउंटिंग की मांग की है, जिसकी वजह से अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट रोक दिया गया है। मौर्जी में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं 3486 वोटों से आगे चल रहे हैं, और आल्दोना में कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है। तो धीरे धीरे तस्वीर अब साफ हो रही है जिला पंचायत 2025 के चुनाव नतीजों की। और राष्ट्र टीवी पर आप लगातार बने हुए देख रहे हैं। जो दर्शक हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं वो कमेंट्स कर बताएं कि कौन सी पार्टी कितनी सीट यहां पर जीतेगी। सही सटीक अनुमान बताने वाले एक लकी विनर को राष्ट्रीय टीवी की तरफ से दिया जाएगा गिफ्ट हैम्पर। इसलिए देरी ना करें, तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। सर, जो चर्चा हम कर रहे थे बाहरी और गोवंस की जो बात है, और आपने जो कहा कि एक समय था आपको जरूरत थी, और आपको मैं बताऊं ये प्रॉब्लम सिर्फ गोवा की नहीं, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, वहां लोकल और बाहरी का ये मुद्दा है। अभी अमेरिका में देखिए कितने लोगों को रिपोर्ट किया गया। आप हरियाणा जाइए, मैं गुरुग्राम शहर से आता हूं जो दिल्ली के साथ में है, साइबर सिटी कहा जाता है, जहां पर 500 से ज्यादा बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, इंडस्ट्रियल हब है, आईटी हब है। और आप अगर वहां देखेंगे तो
तो चलिए इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। मोर्जी से बड़ी अपडेट यहां पर राष्ट्रीय टीवी पर आप देख रहे हैं। मोर्जी से बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। अभी तक वो आगे चल रहे, तो ये जीत उन्होंने करीब करीब 3486 वोटों के आसपास से उन्होंने जीत दर्ज की है। एक और खबर, एक और खुशखबरी बीजेपी के लिए, 17 से 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और यह 18वीं सीट है मोर्जी से। यहां पर बीजेपी ने एमजी जो कैंडिडेट बीजेपी सपोर्टेड है वो यहां पर जीतने में कामयाब हुआ है, क्योंकि 40 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे थे। बाकी एमजीपी के साथ उनका अलायंस था और कुछ निर्दलियों को बाहर से बीजेपी ने सपोर्ट किया था। एक और बड़ी खबर राष्ट्रीय टीवी पर आप लगातार देख रहे हैं। जिला पंचायत 2025 के चुनावी नतीजों की सबसे